हेलो स्टूडेंट्स, हम चर्चा कर रहे थे प्लेटो पर। इससे पूर्व की क्लास में हमने प्लेटो का जीवन परिचय, उनके विभिन्न संवादों के बारे में देखते हुए हमने उनके न्याय सिद्धांत के बारे में बात करी थी। उनके न्याय सिद्धांत की विभिन्न विशेषताओं की बात करी थी, उनके अनुसार न्याय क्या है इसके बारे में बात करी थी। इसके पश्चात विभिन्न विद्वानों द्वारा उनके न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में भी हमने बात करी थी। आज हम चर्चा करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के बारे में। प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत का वर्णन अपने ग्रंथ रिपब्लिक में किया था। उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत का वर्णन रिपब्लिक में इतने विस्तार से किया था, इतनी गहराई से किया था कि रूसो का उनके बारे में एक कथन है कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं, परंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अर्थात रूसो ने माना कि रिपब्लिक जो है उसमें शिक्षा से संबंधित बहुत ही अच्छे विचार प्लेटो द्वारा व्यक्त किए गए हैं, बहुत ही विस्तार से विचार प्लेटो द्वारा व्यक्त किए गए हैं। इसलिए रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ माना है। प्लेटो ने माना कि जो राज्य है उसका जो मूल आधार है अर्थात न्याय, अर्थात राज्य में न्याय की प्राप्ति हेतु सबसे जो पहली आवश्यकता वो है राज्य द्वारा नियंत्रित सुनियोजित शिक्षा प्रणाली। अर्थात प्लेटो ने माना कि राज्य द्वारा सुनियोजित शिक्षा प्रणाली जब होगी तो उसके माध्यम से जो शासक वर्ग है उनका निर्माण होगा, संरक्षक वर्ग जो है उनका निर्माण होगा, उसके साथ साथ सैनिक वर्ग की प्राप्ति भी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही हो सकती है। दूसरी बात उन्होंने कही कि दूसरी जो आवश्यकता है न्याय की प्राप्ति के लिए वो है साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, अर्थात सामाजिक व्यवस्था साम्यवादी होना चाहिए। अर्थात परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की बात प्लेटो ने कही थी, और ये कही थी कि जो संरक्षक वर्ग है, जो शासक वर्ग है, संरक्षक वर्ग में शासक वर्ग और सैनिक वर्ग को उन्होंने निर्धारित करते हुए कहा था कि जो संरक्षक वर्ग है उनके लिए साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की उन्होंने बात कही थी, और ये कहा था कि परिवार और संपत्ति जो है वो व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है, परिवार और संपत्ति जो है वो व्यक्ति में महत्वाकांक्षाओं को जागृत करती है, व्यक्ति में लालच को जागृत करती है। इसलिए यदि संरक्षक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करे, हम ये चाहते हैं या ये हो कि राज्य में न्याय व्यवस्था बनी रहे, तो इसके लिए आवश्यक है कि संरक्षक वर्ग अपने निर्धारित कर्तव्य को पूरा करे, पूर्ण ईमानदारी के साथ, पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ वो अपने राज्य संबंधी, वो शासन संबंधी या रक्षात्मक कार्य करे। इसके लिए आवश्यक है कि उनके लिए परिवार और संपत्ति के साम्यवाद की व्यवस्था होनी चाहिए, अर्थात उनका ना कोई परिवार होगा ना कोई संपत्ति होगी। अर्थात उन्होंने ये कहा कि राज्य में न्याय की व्यवस्था के लिए साम्यवाद की व्यवस्था होना आवश्यक है। अगली बात उन्होंने कही शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो है, शिक्षा द्वारा नागरिक चरित्र का निर्माण होता है। अर्थात शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अच्छी बातें सीखता है, नैतिकता जो है उनमें आती है, नागरिक जो है वो चारित्रिक रूप से श्रेष्ठ बनता है, और श्रेष्ठ चरित्रवान नागरिक ही जो है वो आदर्श राज्य का निर्माण कर पाता है। तो इस प्रकार प्लेटो ने माना कि शिक्षा जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसके चरित्र निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है, और जब चरित्रवान व्यक्ति होगा, कर्मठ व्यक्ति होगा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठ जो व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति जो है उससे ही आदर्श राज्य का निर्माण संभव हो पाएगा। इसके साथ साथ प्लेटो ने शिक्षा पद्धति के बारे में ये कहा कि उस समय, तत्कालीन समय में, प्लेटो के समय में जो है दो प्रकार की शिक्षा पद्धति प्रचलित थी, एथेंस की शिक्षा पद्धति और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो प्लेटो ने एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति के गुण और दोषों को ध्यान में रखकर उन्होंने उनकी अच्छाइयों को लेते हुए एक नवी शिक्षा पद्धति का उन्होंने निर्माण किया। लेकिन एथेंस की शिक्षा पद्धति के बारे में कहा जाता है कि एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी वो प्रत्येक परिवार का निजी कार्य होता था। अर्थात शिक्षा, एक बालक को शिक्षा देना एथेंस में परिवार की जिम्मेदारी हुआ करती थी, और राज्य द्वारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम 3 स्तरों पर बटा हुआ था।
प्राथमिक स्तर पर 6 से 14 वर्ष तक की थी। इस शिक्षा के में प्रमुख विषय होते थे प्राचीन कवियों के साहित्य पढ़ना, संगीत और व्यायाम। द्वितीय जो स्तर था वो था माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में धन देकर सोफिस्टों द्वारा प्राप्त किया जाता था, जिसमें अलंकार शास्त्र, भाषण कला, राजनीति आदि विषयों का प्रमुखतया अध्ययन किया जाता था। ये इसकी उम्र होती थी 14 वर्ष से 18 वर्ष तक। तृतीय जो स्तर होता था वो था 18 से 20 वर्ष तक की आयु का, जिसके अंतर्गत एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य था। सैनिक शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। एथेंस की शिक्षा पद्धति जो थी वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु शिक्षा देना राज्य का नहीं वरन परिवार का दायित्व होने के कारण यह शिक्षा राज्य की प्रकृति तथा उसकी आवश्यकता के प्रतिकूल थी। प्लेटो ने माना कि यह जो शिक्षा थी वो अज्ञानी और निकम्मे प्रकार के राजनीतिज्ञों का उदय इसके द्वारा होता था। स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति थी वो जो थी उसमें वो एथेंस की शिक्षा पद्धति से पूर्णतः अलग थी। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति पूर्णतः राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा चारों ओर से विरोधी राज्यों से घिरा हुआ होने तथा सदैव आक्रमण के भय से ग्रस्त होने के कारण इसमें कठोर सैनिक प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी, जिसमें उनकी संतान बलवान और पुष्ट हो। स्पार्टा के बच्चों की 7 वर्ष की उम्र में उनको परिवार से ले लिया जाता था तथा राज्य के अधिकारी उनको संपूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करते थे। स्पार्टा की यह शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति तथा आवश्यकता के अनुकूल होती थी, किंतु इसका पाठ्यक्रम संकुचित था। वहाँ शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्था तो श्रेष्ठ थी, किंतु मानसिक और बौद्धिक प्रशिक्षण उपेक्षित था। तो इस एथेंस की शिक्षा पद्धति के बारे में ये कहा जाता है कि ये पद्धति जो थी वो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त थी, किंतु राज्य की आवश्यकता के प्रतिकूल थी। इसी प्रकार स्पार्टा के बारे में कहा जाता है कि स्पार्टा की शिक्षा पद्धति राज्य की प्रकृति अथवा आवश्यकता के अनुकूल थी। स्पार्टा में कठोर सैनिक प्रशिक्षण व शारीरिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और शिक्षा का दायित्व राज्य का हुआ करता था। प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी उसमें प्लेटो ने निर्धारित किया था कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है और व्यक्ति की शिक्षा व्यवस्था जो है वो राज्य के द्वारा ही की जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को जो है वो 2 भागों में विभक्त किया है। 2 स्तर की बात कही थी उन्होंने। पहला था प्राथमिक शिक्षा और दूसरा था उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा में प्लेटो का ये मानना था कि प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रखी गई थी और जिसकी आयु थी 6 से 20 वर्ष तक की उम्र में। शिक्षा का ये प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य भावनाओं और संवेगों को संतुलित कर चरित्र निर्माण करना था। प्रारंभिक शिक्षा में प्लेटो ने 6 से 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में 2 विषय निर्धारित किए थे, व्यायाम और संगीत। व्यायाम से उनका अर्थ केवल शारीरिक कसरत ही नहीं था, वरन पूर्ण शारीरिक विकास के साथ साथ सहिष्णुता, साहस और वीरता के मानसिक गुण विकसित करना और चारित्रिक विकास का मार्ग प्रशस्त करना भी था। इसका साथ साथ उन्होंने संगीत के विषय की भी बात कही और उनका ये मानना था कि संगीत जो है वो मन की शिक्षा के लिए आवश्यक है, क्योंकि संगीत जो है वो भावनाओं को परिष्कृत करता है और बुद्धि की सुप्त शक्तियों को जागृत कर संगीत जो है वो उनको विकसित करता है। संगीत शब्द का व्यापक प्रयोग में प्लेटो ने कहा कि इसके अंतर्गत नृत्य, संगीत, कविता पाठ सभी ललित कलाएं सम्मिलित होगी। 18 से 20 वर्ष तक की आयु के पश्चात उन्होंने कहा कि 18 से 20 वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा होगी, जिसका उद्देश्य होगा व्यक्ति में साहस,
आत्मनियंत्रण और अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाना। अर्थात प्लेटो ये मानते थे कि प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य एक कर्तव्यनिष्ठ और साहसिक और आत्मनिर्भर नागरिक का निर्माण करना है। ये हमने देखी प्लेटो द्वारा वर्णित प्रारंभिक शिक्षा। अब हम कल देखेंगे प्लेटो द्वारा वर्णित उच्च शिक्षा और उनकी विशेषताएं।